नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। संतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और भगवान राम के चढ़ावे में चोरी करने वाले लोगों का असली चेहरा सामने आ गया है। एसआईटी जो बनाई थी यूपी की सरकार ने शिव जी, उसने रिपोर्ट सौंप दी है। अब जिसको रिपोर्ट सौंपी है वो उसी व्यवस्था का अंग है, तो पता नहीं कितनी कार्रवाई होगी या नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ ने वो रिपोर्ट अपने हाथ में क्यों नहीं ली? मैंने कल ये सवाल उठाया था कि क्या योगी आदित्यनाथ उस रिपोर्ट को अपने हाथ में लेंगे। उन्होंने अपने अधिकारी को आगे कर दिया। इस खबर की पड़ताल में लगा हुआ हूं, कुछ सच्चाई निकलेगी तो हो सकता है देर शाम या कल हम इस पर खबर करेंगे। लेकिन अब उस एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी, रिपोर्ट सौंपने के बाद अधिकारी ने कहा कि गोपनीय रिपोर्ट है, हम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन हम संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एसआईटी की उस गोपनीय रिपोर्ट को लेकर आए हैं। उस रिपोर्ट में कई ऐसे पन्ने हैं जो बड़े चौंकाने वाले पन्ने हैं। वो चौंकाने वाले पन्नों की पूरी कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। ये लूट, ये डकैती कब शुरू हुई अयोध्या के भगवान श्री राम के मंदिर में, कैसे कैसे एक्सपर्ट ढूंढ के लाए गए शिव जी, ये ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को, कैसे कैसे एक्सपर्ट ढूंढ के लाए गए। और हम क्या मानते हैं कि अच्छा इंसान बनो, अपनी गलतियों से सीखो। लेकिन यहाँ जो बुरे इंसान थे, जो डकैती डालना चाह रहे थे, वो अपनी गलतियों से सीख रहे थे। जितनी बार वो पकड़े जा रहे थे उतनी बार वो नए तरीके इजाद कर रहे थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब पकड़े जा रहे थे तब क्या हो रहा था? तो पकड़े जा रहे थे शिव जी, तब उसकी खबर ट्रस्ट के बाकी लोगों को मिल रही थी, वहां काम करने वाले बाकी स्टाफ को मिल रही थी। दिल्ली में जो विश्व हिंदू परिषद का मुख्यालय है वहां तक भी खबर आ रही थी। नागपुर में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुख्यालय है वहां तक भी खबर जा रही थी। और प्रधानमंत्री कार्यालय तक ये जो रिपोर्ट जो सौंपी गई है उसकी तस्वीर जो है वो शिव जी दिखा रहे हैं। ये उस रिपोर्ट की तस्वीर है जो सौंपी गई है। इसको हटा देते हैं शिव जी हम। अब ये हमें अभी तक बताया नहीं गया, पब्लिक किया नहीं गया है, क्योंकि जिस दिन इसको पब्लिक किया जाएगा कई लोगों के चेहरे से नकाब हट जाएगा। दिल्ली से लेकर नागपुर तक किस किस को पता था, कब, कहां, कैसे, क्यों, कितना और किन किन लोगों के सहयोग से ये चोरी हुई, और क्यों किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। कौन मोहन भागवत का करीबी है, कौन अगले फ्यूचर जो सरसंघ चालक है दत्तात्रेय होस बोले का करीबी है। और इस पूरे गड़बड़ झाले के तीन अहम किरदारों की क्या क्या भूमिका है शिव जी, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे वो गोपाल राय हो। दर्शन दान की हिंदूवादी परंपरा का कैसे इस्तेमाल किया गया, सोना दान करने की दक्षिण भारत की महिलाओं की जो भावना है उनका कैसे इस्तेमाल किया गया, और कहां गायब हुआ सोना, कहां गायब हुआ चांदी, पैसों में गड़बड़ी कैसे हुई, टेबल पर गिनती करने का सुझाव किसने दिया, कैमरा हटाने का सुझाव किसने दिया, और नोटों के बंडल जो तैयार किए जाते थे वो किस तरह से तैयार किए जाते थे, और जो इमरजेंसी गेट बनाया गया था एग्जिट के लिए उसका कैसे इस्तेमाल होता था, सोना कहां गायब किया जाता था और रुपया कहां गायब किया जाता था, क्या मंदिर परिसर में गिनने वाले कक्ष में गायब किया जाता था या बैंक में जहां गिनती के लिए मशीन रखी गई थी वहां गायब किया जाता था, रजिस्टर पे जो एंट्री होती थी वो कैसे होती थी, गड्डी पे जो लिखा जाता था वो कैसे लिखा जाता था, और कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा गड़बड़ झाला कितने करोड़ रुपए का है, ये तमाम जानकारी एक्सक्लूसिव हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं शिव जी। एक एक करके तथ्यों के सामने, एक एक करके तथ्यों को सामने रखेंगे और आपको इस पूरे गड़बड़ झाले का सच बताएंगे। सिर्फ कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। ये जो तमाम जानकारी मैं नोट करके बैठा हूं, कई घंटों की मेहनत है, ये जानकारी आपको हिला देगी, चौंका देगी। आप ये समझेंगे कि क्या इतने व्यवस्थित तरीके से शिव जी अंडरवर्ल्ड भी काम नहीं करता है। मुंबई का जो माफिया वर्ल्ड है इतने व्यवस्थित तरीके से काम नहीं करता है जितने व्यवस्थित तरीके से ये किया गया। उस पैसे को कैसे दारू के ठेके पे जाके उड़ाया गया, उस पैसे का आप ये सोचिए कि हम आप हमारे देश के करोड़ों लोग जो आस्था के नाम पर भगवान राम को अर्पित करके आए, उस पैसे को दारू के ठेके पर ले जाके उड़ाया जाता था। ये बड़ी दिलचस्प एसआईटी की रिपोर्ट है। और अगर इस रिपोर्ट को, इस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे शिव जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रख देता हूं, लेकिन ये सवाल तो बनेगा कि योगी आदित्यनाथ ने ये रिपोर्ट अपने हाथ से क्यों ली, उसी अधिकारी को क्यों सौंपवा दिया जो अधिकारी कहीं ना कहीं
इस ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि अगर कल को ये कहा जाए कि केंद्र सरकार कोई जांच करे कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है और उसकी रिपोर्ट जो है वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सौंप जाए, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन हम आज सिर्फ एसआईटी रिपोर्ट पर बात करेंगे, उसके अंदर ऐसी कौन सी एक्सक्लूसिव जानकारी है, चौंकाने वाली जानकारी है। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे और उसके बाद मैं एक एक करके तथ्यों को हमारे दर्शकों के सामने रखना शुरू कर दूंगा। जी शिव जी। मैं तो संतोष जी दर्शकों से अपने से प्यार और प्रेम पूर्वक ये जानना चाहता हूं, हलवाई की दुकान पर अगर बिल्ली को रखवाली पर बैठा दिया जाए और दूध की कढ़ाई सामने खुले में रखी हो, तो क्या कढ़ाई सुरक्षित रहेगी? नहीं रहेगी। वो दूध पी लेगी, मानेगी नहीं। ऐसे ही इस एसआईटी की जांच में, इस एसआईटी की रिपोर्ट को ट्रस्ट में शामिल मेंबर को ही दिलाकर योगी आदित्यनाथ संदेश क्या देना चाहते हैं? आपने एक चीज पढ़ी इस पूरे प्रकरण में, दिन भर मंदिर के नाम पर वाहवाही लूटने वाले प्रधानमंत्री युग पुरुष, नॉन बायोलॉजिकल, भगवान विष्णु के अवतार, मौजूदा कलयुग के श्री भगवान, विश्व गुरु, सभी जगह से बेइज्जत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की चोरी पर एक शब्द नहीं बोला। गृह मंत्री अमित शाह जो दिन भर कहते हैं छाती ठोंक ठोंक के राम मंदिर हमने बनवाया है, उन अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो राम मंदिर के कसीदे गढ़ते हैं, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। राष्ट्रपति महोदया से तो हम सवाल इसलिए नहीं करेंगे कि उन्हें अपमानित किया गया, राम मंदिर के शिलान्यास पर नहीं बुलाया गया, राम मंदिर के उद्घाटन पर उन्हें नहीं बुलाया गया, तो हम उनसे सवाल पूछने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि शिलान्यास पर रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया और जब उद्घाटन हुआ तो मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। वो दलित समाज से आते थे, वो आदिवासी समाज से आती थी, तो उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। और इस मंदिर में ढीली धोती करके पहन के पहुंचने वाले मोहन भागवत ने भी नहीं कुछ कहा। सबसे आगे बैठकर पूजा पद्धति करने वाला व्यक्ति यह कह रहा है कि हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है, हिंदुओं को डूब के मर जाना चाहिए। इस सवाल पर शिव जी, मोहन भागवत की बात मैं आपको बता दूं कि मोहन भागवत तक ये जानकारी थी, और जो मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और भागवत की जब मुलाकात हुई थी काफी बाद में, ये उद्घाटन के बाद में, तो शायद उसमें हल्की फुल्की चर्चा भी हुई। अब ये सच तो कभी सामने आएगा नहीं, ना तो मोहन भागवत कहेंगे ना नरेंद्र मोदी कहेंगे, लेकिन डर था। दिक्कत ये थी कि चंपत राय की एक छवि बना दी गई थी। अब उस छवि पे चंपत राय की शिकायत करे तो कौन करे, ये एक बड़ा डर था शिव जी। अब एक एक करके आपको बताता चलता हूं। पहले ये बता देता हूं, कई सारे हमारे पत्रकार मित्र, आज मैंने फेसबुक पे लिखा तो कई लोगों के फोन आए, कई लोग मुझे जम के गरिया रहे हैं, यार कुछ लोगों को छोड़ देना चाहिए। मैंने उनको कहा भाई, मैंने फिर लिखा फेसबुक पे, कुछ दिन पहले भी लिखा था अपने सोशल मीडिया पे, कि आप मजबूरी में समझ सकता हूं, आप मोदी सरकार की तारीफ कीजिए, आप राहुल गांधी की आलोचना कीजिए, आप बीट कवर करते हैं तो मजबूरी में समझ सकता हूं, लेकिन मजबूरी क्या इतनी हो जाएगी कि आप सब चंपत राय को डिफेंड करने के लिए उतर जाएंगे? तो एक पत्रकार आए, कह रहे नहीं नहीं वो तो बड़े सादगी में है, ये है। मैंने कहा भाई साहब, हालांकि समकक्ष ही है, लंबे समय तक हमने पत्रकारिता की है और लगभग हमारा कैरियर साथ ही शुरू हुआ था। कई वरिष्ठों के फोन भी आए, कई लोग मेरे तर्क से सहमत थे, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप ऐसा समझिए, आप न्यूज चैनल में हैं, चंपत राय क्या है? चंपत राय जैसे न्यूज चैनल हो गया राम मंदिर, तो मैंने सीईओ भी चंपत राय, मैनेजिंग एडिटर भी चंपत राय, एग्जीक्यूटिव एडिटर भी चंपत राय, असाइनमेंट हेड भी चंपत राय, आउटपुट हेड भी चंपत राय, प्रोडक्शन हेड भी चंपत राय, एचआर हेड भी चंपत राय, और उसका आईटी का हेड भी चंपत राय, एचआर के हेड भी चंपत राय। यानी न्यूज चैनल में जितने डिपार्टमेंट है सबके हेड चंपत राय। तो इतनी बड़ी लूट और चोरी हुई तो चंपत राय जिम्मेदार नहीं होंगे क्या? नहीं होंगे क्या चंपत राय जिम्मेदार? तो कई सारी लंबी चौड़ी चर्चा हुई, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं, ये 2023 के आसपास शिव जी, 2023 का शायद होली के आसपास का समय चल रहा था, जब सबसे पहले ये चीजें थोड़ी सी निकलकर सामने आई। उस समय इसकी मात्रा थोड़ी सी कम थी। 24 में शिलान्यास हुआ, 24 में शिलान्यास हो जाने के बाद, चूंकि 24 का लोकसभा चुनाव जीतना था, तो उसमें यह हुआ कि पूरे देश से आप लोगों को लाए वहां पे, ये सारे लोग एक एक करके जुड़े उसमें दक्षिण भारत से कहा गया कि नहीं, हमें दक्षिण भारत पे भी फोकस करना चाहिए। उसका मकसद चुनाव नहीं था शिव जी,
उसका मकसद कुछ और था, वो भी आगे बताऊंगा। तो ये इन्होंने धर्म की चाशनी में डुबाकर एक योजना बनाई, दर्शन दान। एक हिंदू धर्म में दर्शन दान एक होता है शिव जी, कि जैसे हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं तो सुरक्षा के नाम पर वहां फूल माला प्रसाद ये सब ले जाने की इजाजत नहीं होती, तो वहां लोग जो पैसा डालते हैं दान पात्र में, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, उसको वो दर्शन दान की संज्ञा देते हैं। 24 के बाद चूंकि भीड़ बढ़ने लगी, तो ये गायब होने वाले पैसे का अमाउंट बढ़ने लगा। और ये अमाउंट कैसे हुआ? वहां एक सोने का जानकार व्यक्ति रखा गया। ये गड़बड़ी कैसे हुई, नोटों की गड़बड़ी कैसे हुई बताऊंगा, लेकिन सोने का जानकार व्यक्ति रखा गया। चांदी की बजाय सोने पर फोकस किया गया, खास तौर से नजर और निगाहें सोने पर बनाकर रखी गई। और दक्षिण भारत की एक परंपरा है शिव जी, कि जब दक्षिण भारत में महिलाएं इस तरह के तीर्थ स्थान पर पहली बार जाती है, तो वो अपने सुहाग से जुड़ी कोई ना कोई सोने की चीज दान पात्र में डालती है। वो मंगलसूत्र भी हो सकता है, वो अंगूठी भी हो सकता है, वो जो कड़ा भी हो सकता है जो पति ने दिया हो या सास ने दिया, मतलब कोई भी सोने का ऐसा गहना जो शादी का प्रतीक हो, जो सुहाग का प्रतीक हो, वो प्योर 22 कैरेट का होता है, प्योर 22 कैरेट का होता है। फिर कुछ लोग सोने के, जैसे गुजरात से कई लोग आते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से कई लोग आते हैं, वो ऑलरेडी सोने के बिस्कुट लेकर आते हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम। वो जो बिस्किट होता है सोने का, जो चढ़ावा या गिन्नी जिसको कहते हैं, सिक्का टाइप का जो होता है, वो चांदी का सिक्का भी होता है, सोने का सिक्का भी होता है। सोने का सिक्का वो 24 कैरेट का होता है। एक ऐसा अनुभवी आदमी वहां रखा गया जो देख के बता सकता था कि ये 22 कैरेट का है, या ये 16 कैरेट का गहना है, या ये 18 कैरेट का गहना है। और दान पात्र में जाकर जब वो खुलना शुरू होता था, तो सबसे पहले वो जो महंगे वाले गहने होते थे सोने के, चांदी को नहीं छूते थे, चांदी अपना चल जाता था, उन सोने के गहनों को गायब किया जाता था। और पूरा जो रजिस्टर में लिखा जाता था स्वर्ण आभूषण, उसमें ये एंट्री नहीं होती थी शिव जी 22 कैरेट है या 18 कैरेट है। वो आपने जो आदमी रखा था, वो आदमी मंदिर से ही उसको गायब कर देता था। जो 900 950 ग्राम आता था, इस रिपोर्ट में ये बताया गया, जो लोगों को, जो जिन लोगों से इन्होंने पूछताछ की ट्रस्ट के अधिकारियों ने, वो उनको बताया कि कई बार तो ऐसा हुआ कि 900 ग्राम, 950 ग्राम कुल सोना आया, दिखाया गया 450 500 ग्राम। कई बार ऐसा हुआ, यानी आधे की लगभग चोरी। अब उसका रेट इक्वल टू गोल्ड प्राइस के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, वो कर लीजिए। उसके बाद देखिए अब नोटों का कैसे खेला करते थे ये। एक तो टेबल कुर्सी पे बैठना। अब वैष्णो देवी में अगर जाएंगे शिव जी, तो वैष्णो देवी में जो मेन गुफा है ना, वहां पर एक ट्रांसपेरेंट रूम बना हुआ है, शीशे का रूम है। मतलब आप बाहर से देख लेंगे कि अंदर नोटों की गिनती हो रही है, वहां दरी बिछी रहती है, नीचे बैठ के वो गिनती करते हैं। जब वो नीचे बैठ के नोटों की गिनती करते हैं, तो आप नोटों के बंडल को छुपा नहीं सकते हैं शिव जी, उस नोटों के बंडल को आप दरी के नीचे डाल नहीं सकते हैं। यहाँ पे टेबल कुर्सी पे गिनती। और कैसे गिनती हुई जरा बताइए। ये 500-500 के एक गड्डी में 100 नोट होते हैं, 100 नोट होते हैं शिव जी, 500-500 के 100 नोट हो गए। उस गड्डी को ये तैयार करते थे, उसमें किसी में 115 नोट डाल दिए, किसी में 120 नोट डाल दिए, किसी में 125, नहीं उससे पहले का भी बता देता हूँ। शुरुआती कई महीनों तक तो इन्होंने सीसीटीवी नहीं लगने दिया, ये कहकर कि ये सारे अपने आदमी हैं, हमें इन पे भरोसा करना चाहिए। लेकिन जब ये गड़बड़ी आने लगी कि कुछ गायब हो रहा है, जो लोग वहां काम कर रहे थे उनके रहन सहन का स्तर बढ़ने लगा, थोड़ा सा वो महंगा कपड़ा पहनने लगे, तो लगा कि गड़बड़ी हो रही है। तब तक दिल्ली और नागपुर तक भी चीजें आ रही, तो कहा गया कि नहीं सीसीटीवी हमें लगाना होगा। सीसीटीवी लगाया। फिर सीसीटीवी, पहले वो वाली गलती हुई, फिर सीसीटीवी लगाने के बाद क्या करना शुरू किया, 500-500 के नोटों के बंडल बनाए, 100 की जगह उसमें 115 120 डाल देते थे, गड्डी वो एक ही हुई। पहले चोरी तो ये हुई। दूसरा चीज ये क्या करते थे, जब आप 500 के नोट देखेंगे शिव जी, तो दोनों तरफ आपके 5 निशान दिखेंगे। 500 के नोट पे जो है वो दोनों तरफ 5 निशान होते हैं। 100 का नोट जब आप देखेंगे तो उसके भी दोनों तरफ जो 4 निशान होते हैं। तो 500 के नोटों का बंडल तैयार किया जाता था, और 500 के नोटों का वो बंडल तैयार करके उसके ऊपर और उसके नीचे, यानी आगे पीछे उस नोटों के बंडल के आगे 100 का नोट लगा दिया जाता था। अब 100 के नोटों का साइज थोड़ा सा छोटा होता है 500 के नोट से सिर्फ। इनकी कलाकारी देखिए। तो जब वो 500 का, उसमें नोट हो गए 100 या 120 या 110 हो गए, मान लो 500 के नोट हो गए, उसके ऊपर 100 का नोट, नीचे 100 का नोट। 500 के नोट पे 5 लाइनें होती हैं, 100 के नोट पे दोनों तरफ देखेंगे तो 4 लाइनें होती हैं। उसको इस तरह से मिलाया जाता था कि साइज कम होने के बाद भी वो कैमरे की नजर में 100 का नोट ही लगे। तो आपने 500 के नोटों का बंडल जो है ऊपर नीचे 100 के नोट लगा के आपने 100 की गड्डी बना दी। अब जो बैग होता था, उस वो 500 नोटों का बंडल है शिव जी, उसमें 500 के नोट है, सिर्फ ऊपर नीचे 100 का नोट है। उस बंडल को उठा के इन्होंने 100 के वाले बैग में भरते गए, भरते गए, भरते गए, भरते गए।
500 नोटों का बंडल अलग से भरते गए। उसके बाद ये गड्डी में जो खेल होता था वो बड़ी दिलचस्प चीज थी। पहले तो आपने नोटों के बंडल की गड्डी अलग अलग, बैग अलग अलग बनाया। फिर जब मान लीजिए कहीं आपने 125 बंडल डाल दिए 500 के, 130 बंडल डाल दिए आपने 500 के, गड्डी डाल दी, उसका आपने गिना 100 गड्डी या 105 गड्डी। इस तरह से ये बैग तैयार करते थे। उसके बाद चूंकि वहां एक रूम में होता था और चूंकि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें खाता है, एक बड़ा खाता है, तो जो जमा पर्ची होती है वो उस तरह की जमा पर्ची नहीं होती शिव जी, जो हम आम खाता धारक जो है उस जमा पर्ची को इस्तेमाल करते हैं, उस तरह की पर्ची नहीं होती। तो जब वो बैंक जाता था, बैंक जाने के बाद उसका जो बड़ा खेला शुरू हो जाता था, वो अपने आप में एक दिलचस्प खेला जो बैंक जाने के बाद शुरू हो जाता था, वो जानना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि बड़ी टेक्निकल दिक्कतें हो रही है शायद, इसलिए शिव जी बार बार हमसे कट जा रहे हैं, लेकिन फिर से आ रहे हैं शिव जी। तो जब वो बैंक जाता था, अब देखिए वहां से ये नोटों की गड़बड़ी कर दी इन्होंने। रजिस्टर में मान लीजिए एंट्री हो गई 1,17,00,000। अब इनको पता है गिनने वाले को, भाई इनको पता। जी शिव जी। भाई बीजेपी की सरकार में बीजेपी शिव की जी आपके सरकार में है, नेट नेट भी जा सकता है, बिजली भी जा सकती है, चिंता न करें, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये सारी गड़बड़ी इन्होंने कर दी कि 500 के नोटों की गड़बड़ी कर दी, 100 के नोटों के बंडल को गिनने में गड़बड़ी कर दी, टोटल अमाउंट हो गया मान लीजिए 1,17,00,000 रुपए। अब वहां जो रजिस्टर में एंट्री होती है, जब आप उस रूम से बाहर लेके निकलते हो बैग, तो रजिस्टर में एंट्री हो गई 1,17,00,000 रुपए। वहां से वो जाता है बैंक। अब इनको पता है कि वो 1,17,00,000 नहीं है, वो 1,30,00,000 है या 1,32,00,000 है। अब बैंक में जो कर्मचारी बैठा है शिव जी, शुरुआती दौर में तो उनको पता ही नहीं था, बाद में उनको पता लगा तो वो भी इसमें मामले में शामिल हो गए। अब रजिस्टर में जो एंट्री करके लाए हैं उतना ही पैसा बैंक में जमा होता था। मान लीजिए 1,17,00,000 जो एंट्री रजिस्टर में है, वहां मशीन बैंक के ब्रांच में नोट गिनने के लिए मशीन लगी हुई, उतना ही पैसा वहां जमा किया, बाकी पैसा अपने बैग में रखा, ले गए अपने घर। यानी नोटों जो बाद में जो नोट गायब होते थे वो सीधे मंदिर से गायब नहीं होते थे, वो मंदिर से बैंक पहुंचने में गायब होते थे, या बैंक में जब वो गिनती होती थी तब वहां से गायब किए जाते थे। लेकिन एक चीज और पता लगी एसआईटी की जांच में, ये पता लगा, एसआईटी ने पूछा कि भाई ये कैसे आए, इन लोगों को कैसे चयन किया गया, किस तरह से इन लोगों को रखा गया। फिर बड़ी दिलचस्प जानकारी आई शिव जी। इसमें से कई लोगों को चंपत राय ने रखा, कई लोगों को अनिल मिश्रा ने रखा, कई लोगों को गोपाल राय ने रखा, लेकिन वो जो सोना पहचानने वाला आदमी था ना शिव जी, जो सोना देख के पहचानने वाला बड़ा गजब का एक्सपर्ट था, उसको अनिल मिश्रा ने रखवाया। तो सोने वाला जो पूरा मसला है वो अनिल मिश्रा के पास जा रहा है। ये इनका नोटों को गायब करने का, पैसों को गायब करने का पूरा पैटर्न था। अब इसमें तीन चीजें आप समझिए, जो पूरी चीज है। पहले एक समय जब ये पूरा शुरू हुआ, सिक्योरिटी के नाम पे जब प्रधानमंत्री और इन सब का जाना शुरू हुआ, यूपी पुलिस की तरफ से एक प्रपोजल गया, बड़े ध्यान से सुने हमारे दर्शक। यूपी पुलिस की तरफ से एक प्रपोजल गया कि हम पूरे प्रेमिसेस को सीसीटीवी लेस करते हैं, एक एक रूम में सीसीटीवी लगा देते हैं, और उसका कंट्रोल रूम जो अयोध्या पुलिस का जो ऑफिस है, जो मेन ऑफिस है, वहां पर उसका कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। चंपत राय ने कहा नहीं, हम प्रशासन के हाथ में नहीं दे। तर्क क्या दिया गया कि आज तो बताइए योगी जी मुख्यमंत्री है, कल को अखिलेश यादव बन गए तो क्या होगा? तो क्या अखिलेश यादव बन जाते तो क्या नोटों का गड्डी चुरा के ले जाते क्या आपसे? कंट्रोल रूम बनना था ना, जहां निगरानी रखनी थी। आपने पहले वो लगने नहीं दिया, एक कंबाइंड सिक्योरिटी सिस्टम जो प्रशासन के अधीन में आना था वो नहीं लगने दिया। दूसरा, जब पैसा बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया तो कहा गया रूम में सीसीटीवी लगाते हैं। फिर ये कहा गया ट्रस्ट की तरफ से कि नहीं, सब अपने लोग हैं, ये लगाने की जरूरत नहीं। उसके बाद जब सीसीटीवी लगाया गया तो उसमें आपने लूप होल दिए कि टेबल कुर्सी पर बैठ के गिनती होगी, फिर किस तरह से नोटों को गायब किया जाएगा। बाहर जो रजिस्टर में एंट्री करने वाला था, या तो वो जानबूझकर या अनजाने में, एक्चुअल वो बैग कभी वो चेक नहीं किया कि भैया ये जो 100 के नोटों का बंडल बता रहे हैं उसके अंदर 500 का नोट रखा है कि नहीं रखा। सोने को कहीं से कोई वैल्यू चेक नहीं की गई, बैंक में कहीं कोई चेकिंग नहीं हुई। ये जो तमाम चीजें हैं, ये तमाम गड़बड़ियां एक एक करके आती रही, और ये सब एसआईटी की रिपोर्ट का हिस्सा है। और मैं माफी चाहूंगा शिव जी, शायद इसमें कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है कि आपका आवाज म्यूट है शायद। संतोष जी, ये एसआईटी की रिपोर्ट जी का जंजाल तो नहीं बनेगी? मुझे बड़ी चिंता हो रही है, ये किसी की बलि तो नहीं लेगी?
तो इस एसआईटी रिपोर्ट से सब बच रहे हो, क्योंकि अगर चंपत राय, अनिल मिश्रा या राव साहब तीनों में से चपेट में कोई भी आया तो मोहन भागवत रूठ जाएंगे, और मोहन भागवत रूठे तो गद्दी से छूटे, और गद्दी से छूटे तो फिर जनता ने जमकर कूटे, क्योंकि काम इतने अच्छे किए हैं सबने। जनता के कूटने का मतलब आप समझ रहे होगे, मैं किसी मारपीट और हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब जनता छाती पर चढ़ जाएगी कि आपने क्या क्या था। तो इसलिए इस एसआईटी से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, और इसीलिए इस एसआईटी को गोल गोल घुमा के इधर उधर फेंका जा रहा है कि भैया तू पकड़ ले, तू ले ले, तू छूट जाए। भाई, इस एसआईटी में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर अवनीश अवस्थी का नाम सुनने में आ रहा है। तो अवनीश अवस्थी से सवाल क्यों नहीं हो रहा? वो भी तो पहले संजय प्रसाद की तरह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम थे, वो भी तो कमेटी में सम्मिलित थे। ज्ञानेश कुमार का नाम तो तब हटाए जब हम सब ने ऊधम मचाया। इसमें कौन कौन जिम्मेदार निकलेगा? चोरी का काम तो ज्ञानेश कुमार से बढ़िया कोई नहीं कर सकता है। बड़े शालीनता से और दंभ से, अहंकार से। संतोष जी, ये एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है आपने पूरा समझाने का प्रयास किया है। कल तो सूचना विभाग ने मना कर दिया कि एसआईटी की रिपोर्ट ही नहीं आई है। पहले पत्रकारों से पोस्ट कराया गया कि भैया कर दो, आ गई, फिर कहा कि नहीं आई है, उन्हीं को झूठा साबित करा दिया। ये आपने तो पहली बार भी देखा, कितनी बार कई मंत्रालयों की रिपोर्ट के बारे में एक पोस्ट दी जाती है, फिर सब शेयर करते हैं, और उसके बाद जनता सवाल उठा देती है, तो फिर पीआईबी आ जाती है कि वो खबर झूठी थी। आप तो कई बार देख चुके हो, ये नया खेल शुरू हुआ है कि उसका फैक्ट चेक हो जाता है। नहीं, इसमें एक और है शिव जी, एसआईटी की रिपोर्ट का एक और अहम पक्ष है। एक तो हो गया आपका पैसा, दूसरा हो गया आपका सोना चांदी, और खासतौर से चांदी नहीं सोना, और तीसरी चीज है जमीन घोटाला। संतोष जी, जैसे सिंधी समाज के लोग आ रहे हैं, बुलियन समाज के लोग आ रहे हैं। नहीं, उसमें जो जानकारी मिली है कि जो चांदी दिया गया था, चांदी वहां पर ट्रस्ट के एक स्टोर रूम में रखा हुआ है, हाँ, लेकिन उसकी गिनती नहीं, रसीद नहीं, ये चांदी वाले हिस्से पे लापरवाही है, लेकिन सोने वाले हिस्से में लूट है। चांदी उतना नहीं हुआ था, इसलिए चांदी को छोड़ दिया। सोने पर खुली लूट है आपके, हाँ, सोने पर खुली लूट है। सोने पे खुली लूट है, मतलब गजब लूटा गया है। कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं, सब कुछ को अपने स्वर्ण आभूषण में डाल दिया। कहां गए सोने के बिस्कुट, कहां गए वो 22 कैरेट वाले सोने के आभूषण, ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट का एक और अहम हिस्सा है, यह है जमीन की खरीद फरोख्त का हिस्सा। और एसआईटी की रिपोर्ट की जो जमीन की खरीद फरोख्त का हिस्सा है ना शिव जी, उसमें सीधे सीधे चंपत राय की भूमिका पर सवाल है, सीधे सीधे। मतलब जितने सभ्य शब्दों में कोई अधिकारी पॉइंट आउट कर सकता था, उतने सभ्य शब्दों में पॉइंट आउट कर दिया कि भैया ये जो जमीन की खरीद फरोख्त है उसमें चंपत राय, बाकी दर्शक बहुत समझ गए होंगे। लेकिन कुल मिलाकर इन तीन लोगों की भूमिका पर बार बार कई बार सवाल उठाए गए हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, और मैं आज की तारीख में आपको बता देता हूं कि इन तीनों में से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, फिर एसआईटी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब उसका आगे बताता हूं। ये हमारी रिपोर्ट का पहला चरण है। लेकिन जो मैंने सबसे पहला सवाल जो इस स्टोरी की शुरुआत में उठाया था कि योगी आदित्यनाथ ने इस रिपोर्ट को अपने हाथ में क्यों नहीं स्वीकार किया। कल हम चर्चा कर रहे थे शिव जी, मैंने कहा ये योगी आदित्यनाथ के लिए इस देश में हिंदू हृदय सम्राट बनने का सबसे बड़ा अवसर है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ जोखिम लेना चाहेंगे? क्या योगी आदित्य जोखिम लेंगे? और तब मैंने कहा था कि उसकी संभावना थोड़ी सी कम है, बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे चल रही है। आज वो सब साबित हो गया कि योगी आदित्यनाथ ने वो रिपोर्ट अपने हाथ में नहीं ली। 3 पीढ़ियां उनकी राम मंदिर आंदोलन में लगी रही हैं। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आज मंगलवार का दिन है, क्या रविवार के दिन जब ये खबर कंफर्म की गई थी यूपी सरकार की तरफ से सूत्रों के हवाले से, क्या रविवार के दिन प्राइमा फेसी इन एसआईटी के लोगों की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई थी? ये सवाल अब हमेशा उठता रहेगा। और क्या इन अधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग ओरली बताई थी या कागज सौंपा था, और योगी को लगा कि नहीं ये मामला इतना बड़ा है, इसको फिलहाल अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, अधिकारियों को खेलने दो फुटबॉल की तरह, नेताओं को इससे बचे रहना चाहिए, या वो कुछ और सोच रहे हैं? और वो जो सोच रहे हैं
मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम तक कुछ पता करने की कोशिश करूं, जिसकी जानकारी मैं दर्शकों को दूं कि योगी आदित्यनाथ ने वो रिपोर्ट अपने हाथ में क्यों नहीं ली, और अब जो रिपोर्ट सौंपी गई है, क्या वो रिपोर्ट, ये जो गृह विभाग के आपने कहा अपर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के पास गई है, क्या वो रिपोर्ट ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर यूपी सरकार के एक अधिकारी होने के नाते वो उत्तर प्रदेश सरकार के गृह मंत्री भी शायद योगी आदित्यनाथ ही हैं शिव जी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो क्या अगर वो गृह विभाग के एक अधिकारी होने के नाते इस रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री कम मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कम गृह मंत्री जो कह लीजिए, उनको सौंपेंगे, या उनको कहा जाएगा कि ना 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 ना, इस रिपोर्ट को मेरे पास लेके मत आना, इस रिपोर्ट को लेके तुरंत बैठो हवाई जहाज में और तुरंत रवाना हो जाओ दिल्ली कहीं चले और? जा, दिल्ली वो चले मैं जा। पता कर रहा हूं, उसकी उसकी खबर हम लोग कोशिश करेंगे कि आज शाम तक दे सके। लेकिन ये एसआईटी की रिपोर्ट का, और ये सिर्फ कुछ पन्ने हैं शिव जी, पूरी रिपोर्ट तो मुझे भी नहीं पता लग पाई। ये एसआईटी की रिपोर्ट के कुछ पन्ने हैं, और ये कुछ पन्ने ही हिला देने वाले हैं। और अगर इसी पैटर्न पे पूरी रिपोर्ट तैयार की गई होगी, तो आप ये समझ लीजिए कि अयोध्या, आप ये समझ लीजिए कि लखनऊ, आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली, आप ये समझ लीजिए कि नागपुर, सबके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। और जब सबको 2 साल से पता था, तो ये चुप क्यों थे? अगर समाजवादी पार्टी का एक नेता इस खबर को लेकर बाहर नहीं आता, अगर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति इनसे दुखी होकर समाजवादी पार्टी के नेता के पास ना जाता, और वो नेता इस मामले को सामने ना लाता, और अगले दिन अखिलेश यादव इस पर सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करते, तो इस खबर को इस बार भी दबा दिया जाता, जैसे कुछ महीनों पहले आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेताओं ने मिल बैठकर उस खबर को दबा दिया था। लेकिन इस बार खबर दब गई है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय पे हो सकता है कानूनी कार्रवाई ना हो, लेकिन कुछ और सुगबुगाहट चल रही है। वो भी हम अपने इस स्टोरी के अगले चरण में हम जरूर अपने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। मैं भी दर्शकों से ये सवाल करता हूं कि मुझे बताइए कि एसआईटी की रिपोर्ट से आप कितना मुतमईन हैं, यानी कितना आप समझ रहे हैं कि ये सही है। हमें जरूर लिख भेजें, और नहीं सही है तो क्या कारण है, क्या वजह है, हमें लिख भेजिए। हमें आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी, क्योंकि हम और संतोष जी तथ्यपरक सबूतों के आधार पर खबरें लाते हैं। हम कोई खबर आपके मान सम्मान, हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन के खिलाफ नहीं करते हैं। हमारा नैतिक दायित्व है कि सनातन की लूट में जो लुटेरे हैं, जो डकैत हैं, उनका पर्दाफाश किया जाए, और हमारे सनातन को, जो पुरातन का सनातन है, ये नया सनातन नहीं जो 2014 के बाद बना है, हमारा पुरातनी सनातन जीवित रहे, जीवंत रहे, दिग्दिगंत रहे। इसी सनातन के लिए आपसे लड़ाई लड़ रहा हूं, इस नए सनातन की नहीं। जहां पे देखी तबा परात, वहीं बजाई पूरी रात, इस नए सनातन की नहीं। तबा परात का मतलब समझ गए होंगे, चूल्हे पर तवा और परात में आटा, वहीं अपने डांस करने लगी, वो सनातन नहीं। हमारा सनातन किसी भी धर्म, समाज, जाति, संप्रदाय की बेइज्जती करने का कभी अधिकार नहीं देता है। हमारा सनातन प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, इसका संदेश का द्योतक है, और हम वही सनातन स्थापित किया है और करेंगे, और करके मानेंगे। इस जो नया सनातन आया है, राजनीति का सनातन, इस सनातन का जल्दी से सर्वमूल सर्वनाश करना पड़ेगा, और जितनी जल्दी सर्वनाश कर देंगे उतनी जल्दी हम अच्छे बन जाएंगे, देश प्रगति की गति पर चला जाएगा। हम प्रत्येक नागरिक, जो हमारे प्रभु श्री राम के साथ धोखा किया, उसका उन्होंने लोकसभा चुनाव में बदला लिया, विधानसभा चुनाव में कितना रुष्ट होंगे हमें नहीं मालूम, और इस विधानसभा चुनाव में अगर बेईमाना ज्ञानेश कुमार ने किया तो भुगतना उन्हें भी पड़ेगा। बंगाल में काली मां के प्रकोप से बचोगे कि नहीं बचोगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहां प्रभु श्री राम उधार नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने लोकसभा में उधार नहीं छोड़ा, जब आपने कुछ समय उनका उद्घाटन कर दिया, उनका एक सामले और सुंदर रूप को आपने ब्लैक कर दिया, तो उन्होंने बदला लिया है। एक भी प्रभु श्री राम जहां जहां से गुजरे थे, एक भी लोकसभा सीट भाजपा नहीं जीती है, एक भी। और इसका हश्र चोरी का क्या होगा, ये 2027 का चुनाव तय करेगा। योगी जी रिपोर्ट ले ना लें, लेकिन इस रिपोर्ट लेने से आरएसएस और मोदी खुश हो सकते हैं, लेकिन जनता नहीं। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग रोज जनता को बता रहे हैं कि भैया चुरा लिया सब कुछ, गहने चुरा लिए, आभूषण चुरा लिए, जमीन चुरा ली, पैसा चुरा लिया, कौड़ी चुरा ली, टका चुरा लिया, और चुरा नहीं लिया तो बरामद कैसे हो गया?
आप लोग समझदार हैं, हमें जरूर बताइए। संतोष जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।